नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल हमने आपको एक बातचीत दिखाई थी। आज फिर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा कल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत लग रहा है कि अपने 2 साल का उनका कार्यकाल है और अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ मन बना लिया है। बहुत सारे रिफॉर्म करके वो जाना चाहते हैं और अपने इस कार्यकाल को वो यादगार बनाने का एक प्रकार से मन बना लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी क्या क्या बात कह दी है, कैसे उनकी बातों से और उनके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि भ्रष्ट जजों पर तलवार लटक गई है और आम आदमी जो न्याय की आस में भटक रहे हैं, जिनको न्याय की आस है, उन उनके लिए न्याय की राह आसान हो गई है। कैसे? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़ रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नीलेश जी, कल जिंदल यूनिवर्सिटी में जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है उनका, सोनीपत में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। उसमें बहुत सारे जजेस मौजूद थे, वकील मौजूद थे, सारे वकील भी बड़े नामी गिरामी, एन वेंकटरमनी, तुषार मेहता, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे लोग मौजूद थे। और सबके सामने में सूर्यकांत जी ने कहा कि एक चीज में कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, और वो चीज है आपका चरित्र। चरित्र अगर आपका बेदाग है, आप ईमानदार हैं, तो फिर लॉ, रूल ऑफ लॉ, आप समझिए वहां एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप बेईमान हैं तो रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और भारतीय संविधान की सर्वोच्चता उन्होंने केशवानंद भारती केस का हवाला देकर के बताया। और उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती का जो केस है वो सिर्फ मेरे लिए एक केस नहीं है, एक वर्डिक्ट नहीं था जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बल्कि वो अपने आप में एक ऐसा आदेश है, एक ऐसा धर्म है, एक धर्म बुक है वो आदेश, जिस धर्म बुक का हम सबको पालन करना चाहिए। कि कहीं से भी कोई भी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म या फेडरलिज्म, इसके स्ट्रक्चर पे अगर कोई हमला होता है कहीं से, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसको उन्होंने बड़े ही साधारण शब्दों में जीवन के मूल्यों से जोड़ दिया कि ये क्यों जरूरी है। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक खाट का, कि खाट में जिस तरीके से जो बुने रहते हैं, या तो जो रस्सी बुनी रहती है, उसमें अगर बहुत लूज कर दिया जाए तो वो टूट जाएगा, और बहुत टाइट कर दिया जाए तो टूट जाएगा। तो ये बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। और वहां से उन्होंने संकेत दिया बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस को कि आप बैलेंस बना करके चलिए, आप अपनी हद को पार मत कीजिए, और ना ही आप हद के बहुत नीचे रहिए। तो उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने स्टूडेंट को कहा कि आप अपने कैरेक्टर को जब तक दुरुस्त नहीं रखेंगे, उच्च मापदंड आपके कैरेक्टर में नहीं होगा, तो समझिए कि आपका कोई मतलब नहीं है लॉ स्टूडेंट बनने का। ये जो संकेत है जस्टिस सूर्यकांत का, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं नीलेश जी? और कैसे आपको लग रहा है कि सूर्यकांत के कुछ की डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत की कुछ बातें कॉमन मैन के लिए बहुत लाभकारी है? हाँ, नहीं, देखिए उन्होंने जो कल जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी का जो ऐलान किया ना, हम्म। और बाद में अभी जो तो उनकी लाइन बहुत क्लियर है। और हर चीज में देखिए, हमको पॉजिटिव चीजें निकालना चाहिए, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा पॉजिटिव है। अभी कॉमन मैन को इसका क्या फायदा होगा, उसके पहले थोड़ा सा एक लाइट ह्यूमर बताता हूँ मैं। हम्म। कि जो सूर्यकांत जी ने कहा, वो कई भ्रष्ट जजेस को इनडायरेक्ट तमाचा है। और जब कैरेक्टर की बात हो रही थी, तो वहां बैठे हुए अभिषेक मनु सिंघवी साहब की क्या रिएक्शन थी, वो भी देखना जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी बातें, अब जैसे चंद्रचूड़ जी कह रहे थे धर्म ध्वज धारण कर लीजिए,
चंद्रचूड़ जी भी कह रहे थे धर्म ध्वज धारण किए हुए हैं, नहीं नहीं सुनिए, नहीं दे रहा था उनके नहीं, मुंह नहीं, से। सुनिए सुनिए, चंद्रचूड़ जी है ना, तो वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है वो। हाँ हाँ, मतलब वो बौद्धिक बेईमानी वाला आदमी है, वो हाँ उनको कंपेयर मत कीजिए। देखिए, अभी ऐसे वो इसका 900 पेज का जजमेंट लिखते हैं, 900 पैराग्राफ का, वो इसका पुट्टुस्वामी का प्राइवेसी वाला जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी वाला है। तो चंद्रचूड़ साहब को ऐसे एकदम ये नहीं है, वो नॉलेज में, इंटेलेक्चुअल में ठीक पर्सन है, लेकिन उस नॉलेज का यूज को ऐसा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉमन मैन के लिए नहीं किया उन्होंने एक उनके जो एजेंडा चलाने के है उनका। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बाद में आते हैं हम कॉमन मैन केस पे। उनके जजमेंट में क्या लिखा उन्होंने मालूम है क्या? जस्टिस सिंघवी के बारे में लिखा एक जजमेंट का, इन्होंने बोले ऐसा ऐसा गलत लिखा था, बल्कि वो जजमेंट जीएस सिंघवी का नहीं था, जस्टिस सिंघवी का नहीं था, वो बेंच का जजमेंट था। नाम इनका डाला, कोई बात नहीं। फिर बारी आई, ये देश का सबसे जिसको बुरा जजमेंट कहते, तो एक दो जजमेंट्स ऐसे है। फॉर एग्जांपल एडीएम जबलपुर का जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी के कोई राइट रहेंगे नहीं, सारे राइट खत्म हो जाएंगे, संविधान के अधिकार खत्म हो जाएंगे इमरजेंसी में, वो जजमेंट देने वाले, जब उसको ओवर रूल किया, वो जजमेंट देने वाले कौन थे? इनके पिताजी वन ऑफ द जज थे ना उसमें से, यशवंत चंद्रचूड़। तो फिर उसको जब ओवररूल कर रहे थे, तो तब ये नहीं लिखा कि यशवंत चंद्रचूड़ ने लिखा है करके, ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था आर्लियर वाला, उसको हम ओवररूल कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। और हम तो बार बार कहते हैं यार, हमने 13 चार्जेस लगाए, हमने उनके खिलाफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट लिया। अगर आपको लगता है ना चंद्रचूड़ जी, तो आप बिल्कुल हमारे खिलाफ डिफामेशन का केस डालो, और क्या करना है आप करो, लेकिन अब शान बैठेंगे तो लोगों को बिल्कुल मैसेज जा रहा है कि आप सही में करप्ट है, आप सही में डिसऑनेस्ट है। थोड़ा देर आप गौर कीजिए, और आपको अगर वकील नहीं होंगे, ईमानदारी का पैसा ज्यादा नहीं होगा, और करप्शन का पैसा आप यूज नहीं कर सकते होंगे, तो आपको इंडियन बार एसोसिएशन वकील भी देगा, आपको फंडिंग भी देगा वो लड़ने के लिए, लेकिन आप केस जरूर डालिए अगर आप ईमानदार है तो। हाँ ठीक है, आते अभी कॉमन मैन के मुद्दे पे। देखिए, कोर्ट है ना, कोई भी न्याय मांगा जाता है, न्याय ये एक वार है। अभी लड़ाई के वो वाले दिन गए हैं, वार सब तरफ चल रहा है। देखिए, जस्टिस मिढ़ा ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, कौन सा वाला? अनिरुद्ध बहल का। वो कैश एट होम केस में करप्शन उजागर किया उस नागरिक ने, तो उसके ऊपर केस कर दिया। अब एक गौर करो, जो आदमी ने भ्रष्टाचार उजागर किया उसके ऊपर केस कर दिया। पहला हिस्टोरिक जजमेंट आर्टिकल 51A के ऊपर दिया जस्टिस मिढ़ा साहब ने। उन्होंने चाणक्य कोट किया, सब कोट करके क्या लिखा? देश को बचाना के लिए हर बार आपको बंदूक लेके बॉर्डर पे जाके लड़ना जरूरी नहीं है। देश को डे इन एंड डे आउट, हर पल हर समय आप कैसे बचा सकते हो? करप्शन को उजागर करके, ये बेईमान लोगों पे लगाम लगाकर, और ये आपका आर्टिकल 51A के तहत संवैधानिक कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। आपके राइट है ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है देश के प्रति, संविधान के प्रति, समाज के प्रति। तो वो उसको लिखकर सीबीआई पे स्ट्रिक्चर पास करके वो एफआईआर खारिज किया। उसमें फिर चाणक्य का अर्थशास्त्र कोट किया। उन्होंने कहा इस देश के हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसको इनकरप्टिबल जुडिशरी, एक भ्रष्ट लोगों के विरहित जुडिशरी, मतलब ईमानदार जज की जुडिशरी, ईमानदार एग्जीक्यूटिव, ईमानदार लेजिस्लेचर, ये पाना हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है। और अगर ये सब ठीक से काम करने लगेंगे तो मुझे बताइए अन्याय होगा कहां से? अन्याय मतलब एक सामान्य व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसके पास ईमानदार जुडिशरी हो,
हाँ, ये अधिकार ईमानदार है झूठ। सामान्य हाँ, व्यक्ति का। और उसके आगे, ये तो पहला वर्ड हो गया, उसके आगे उसी जजमेंट में क्या लिखा है तो कि अगर वो कोई बेईमान जुडिशरी है, अगर कोई बेईमान जज है, तो इसका मतलब नागरिक का हनन हो रहा है हाँ, अधिकार का। अधिकारों का। यस, और उन्होंने कहा कि अपने इस अधिकार को पाने के लिए, निष्पक्ष न्यायपालिका को पाने के लिए, निष्पक्ष अधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव, इसके लिए वो नागरिक को जहां करप्शन दिखेगा उसको एक्सपोज करना, उसको स्टिंग ऑपरेशन हो या कैसा भी, उसको एक्सपोज करना, ये हर नागरिक का अधिकार है। और उसमें उसमें आड़ंगा डालेंगे तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हिस्टोरिक जजमेंट है, उन्होंने देश की दिशा बदली। तो हो गया एक पहली चीज। बाद में दूसरा जजमेंट आया, वो जस्टिस सिंघवी और जस्टिस गांगुली साहब के जजमेंट ने दिया। उन्होंने इस देश की, सुप्रीम कोर्ट का था वो, इस देश की वो दिशा बदली जिसमें कुछ करप्ट बेईमान जजेस क्या करते थे, जिसने उनका करप्शन बाहर निकाला उसको कंटेम्प्ट की नोटिस देते थे। या तो वो देते थे, या तो उनके जो दलाल, एजेंट, चमचे, जो भी है, वकील लोग, वकील संगठन, वो अर्जी लगा दी थी। एक सेकेंड, तो इसी आप रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं कि आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आया, आपके खिलाफ जो आप प्रोसीडिंग्स हो रही है, आप जो केस लड़ रहे हैं, तो क्या आपने इस केस लॉ को, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लैंडमार्क वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट को आपने कोट किया माननीय 5 जजों के बीच में कि चाहे वो जज हो, ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे एक निष्पक्ष न्यायपालिका चाहिए, भ्रष्टाचार रहित न्याय के लोग चाहिए, और वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ये एक्सपोज किया है। तो पहले तो मेरे नागरिक जो हनन हो रहा है, नागरिकता, मेरे जो नागरिक अधिकार हैं, उसका जो हनन हो रहा है, पहले उसका पहले रेस्टोरेशन करिए आप। नहीं, वो किया है, सारे जजमेंट वही नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी, वो जजमेंट भी दिया, उसमें क्लियर लिखा है, जब भी कभी करप्शन एक्सपोज होता है, ये कंटेम्प्ट नहीं होता है, ये न्यायपालिका की मदद होती है। ये और कंटेम्प्ट का लॉ कोई भ्रष्ट जज और अकार्यक्षम जज, इनकम्पिटेंट जजेस जो है, भ्रष्ट है, उनकी बेईमानी छुपाने के लिए कवर अप बोल के कंटेम्प्ट नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार क्लियर किया है। फिर भी क्या रहता है, कुछ कुछ लोग दुस्साहस करते रहते हैं, और या तो कई लोग डर जाते हैं, जैसा कि अभी प्रशांत भूषण साहब को ट्राई किया। प्रशांत भूषण साहब ने क्या किया था, उन्होंने तहलका में इंटरव्यू दिया। इस देश के 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर गए, उसमें से 8 भ्रष्ट थे, 2 के बारे में मैं डाउटफुल हूं, उनको कंटेम्प्ट निकाला। उन्होंने बोला ये लो एफिडेविट पे प्रूफ, मैंने इंटरव्यू छोड़ दो, ये एफिडेविट पे प्रूफ। इस तरह से करप्शन, उनके पिताजी ने, शांति भूषण जी ने, और प्रूफ के साथ डाल दिया। यस, हाँ, उन्होंने भी दिया, प्रशांत भूषण ने भी दिया। अब फिर क्या हुआ, छोड़ दो, बोले केस क्लोज कर दो। अरे तो ठीक है, आते उस मुद्दे पे आते। इसका क्या हो गया, यशवंत वर्मा का घर में पैसा निकला, कोर्ट की कमेटी इंक्वायरी कर रही है, हाँ बोले ये गलत है, इसका जुडिशियल वर्क निकालो। अभी मुझे इतना बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारी पावर है, तो जब सीजे संजीव खन्ना साहब ने पाया कि वो आदमी ये मिसकंडक्ट का आरोपी है, उसके जुडिशियल वर्क निकाल लिए, उनके खिलाफ में इम्पीचमेंट फॉरवर्ड कर दिया राज्यसभा को। एफआईआर का ऑर्डर क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने? एकदम सिंपल चीज, जजेस, और एक ख्याल में रखिए, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 उसका सबसेक्शन 2, वो ये कहता है कि जजेस के खिलाफ प्रोसिक्यूशन बिना परमिशन के नहीं हो सकता। फिर परमिशन देने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन देने का अधिकार किसको है? माननीय राष्ट्रपति जी को। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया संविधान पीठ में।
अब उसमें एक लिख दिया के वीरास्वामी ने कि राष्ट्रपति लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेकर इसमें आगे बढ़े। ठीक है, अब आपके पास ही मैटर आ गया, तो आपका जिम्मेदारी नहीं था आप फॉरवर्ड कर देते राष्ट्रपति जी को एक पत्र कि इसमें प्राइमा फेसी आप सीबीआई को इसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे दीजिए। ऐसा ही जस्टिस निर्मल यादव का हुआ था। जस्टिस निर्मल यादव ने एक ऑर्डर पास करने के लिए 25 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए पहुंचाए गए, पहले लिए और बाद में 10 लाख पहुंचाए गए। पहुंचाना था जस्टिस निर्मल यादव के घर पे, वो देने वाला पहुंच गया जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे। क्या सब हो रहा है? मैं जो ऑर्डर है वो पढ़ के बता रहा हूँ। मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, ऑर्डर पढ़ के बता। निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गया। फिर वो जज भड़क गई उस पे, बोले क्या तू जज के घर पे पैसा लेके कैसा गया? पुलिस को बुला लिया, फिर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में फिर उसने ये बताया, ये सीबीआई कह रही है, पुलिस कह रही है कि उसने कहा कि नहीं निर्मल यादव को देना था और इधर आ गए, और इसके पहले भी 10 लाख दे चुका हूं, हो गया। आप इसके बाद में हाँ क्या करके उसमें एफआईआर रजिस्टर हो गया। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे के जी बालकृष्णन। देखो बड़े लेवल पे भी करप्शन होता है, मैं बताता हूँ कैसा। हाँ, तो उन्होंने सीबीआई ने बोला कि अभी चार्जशीट की परमिशन दीजिए। इसमें एक नोट लिखते हैं, नो मोर एक्शन रिक्वायर्ड, हो गया। जैसा उन्होंने बोला, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई, प्रोटेस्ट किया, बोले करप्शन का सपोर्ट चलने नहीं देंगे हम। तो फिर बैकफुट पे आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने प्रेस नोट निकाला, नहीं उनका ऐसा नहीं कहना था, वैसा कहना था, यहाँ कॉमा लिखने में आ गया, वहां फुल स्टॉप ऊपर लग गया, स्याही थोड़ी गीली हो गई थी, ऐसा करके फिर बैकफुट पे आए। मतलब बालाकृष्णन जी ने कह दिया नो फर्दर इंक्वायरी रिक्वायर्ड, एक्शन, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। अच्छा, हाँ, हो गया। और बाद में फिर चुपचाप परमिशन दी गई और फिर चार्जशीट गई, जो भी है रिपोर्ट गई। रिपोर्ट के ऊपर नीचे के जज ने इश्यू प्रोसेस किया, आरोपी बनाया जस्टिस निर्मल यादव को। जस्टिस निर्मल यादव उस ऑर्डर को लेके चैलेंज करके क्या बोलने गई कि ये जो है ना, पहले मेरे मैटर में सैंक्शन नहीं दिया था और बाद में सैंक्शन दिया, तो इसके लिए इसको खारिज कर दो। तो हाई कोर्ट ने ओपनिंग वर्ड लिखा, वो सारे जजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले whosoever high you are, law is above you, expectation of public for rule of law is above you, the king is under no one except God and the law। तो उसने कहा कि आप कितने भी बड़े रहो, आप कानून से ऊपर नहीं हो, आप हाईकोर्ट जज हो कि और कोई रहो, तो कोई ही कानून के ऊपर नहीं है। ऐसा कहकर जस्टिस निर्मल यादव की पिटीशन 2011 में खारिज कर दिया था हाईकोर्ट। तो अभी देखिए, दो चीजें इसमें गौर करने लायक है। आम आदमी की न्याय की लड़ाई और जुडिशियरी का, एग्जीक्यूटिव का, जिनके हाथ में हमने जिम्मेदारी दी है, उनका विल, उनकी इच्छा कि इसको ईमानदारी को ज्यादा बढ़ाने का, करप्शन को कम करने का, ये एक बहुत सिंपल चीज है। और इसके लिए एक होता है लिप सर्विस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बोले कई मैटर में क्या होता है, जजमेंट में सिर्फ लिप सर्विस दी जाती। बोले अच्छा ऐसा हो गया क्या? नहीं पुलिस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। कोई बात नहीं, पुलिस को है अगले बार से ऐसा नहीं करना है। वो जैसा दिशा सालन का केस है, नहीं आपने एफआईआर नहीं किया, आपने पूरे सबूत नष्ट कर दिए, आदित्य ठाकरे को अरेस्ट नहीं किया, नहीं ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं करना, मैं बहुत वार्निंग दे रहा हूं आपको, चलो केस ओके। तो बोले ये जो लिप सर्विस
एफआईआर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ऐसा मत करना। किसी को हाँ, अरेस्ट नहीं किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है, कुछ भी हो गया, लेकिन आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही चल रहा। तो हाँ, तो मार्च से लेकर नवंबर हो गया, दिसंबर आ गया, नहीं, नहीं ठीक है। यही चल रहा है तो कोर्ट में। तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लिप सर्विस वाले दुकानदारी बंद करो। हुँ, डीके बसु के केस में कहा बोले अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, हुँ, सरकार बाइंडिंग है उसको कॉम्पेंसेशन देने को, उसका समय का, को वकील का खर्चा, मेंटल टॉर्चर, हरेसमेंट, सारा कॉम्पेंसेशन सरकार देंगी। और जो भी दोषी अधिकारी है, दोषी अधिकारी में किसके किसके खिलाफ ऑर्डर हुई है, बोले पहले सरकार देंगी और दोषी अधिकारी से वसूल करेंगी। उसमें फिर तुम्हारा पुलिस हो, सरकारी वकील हो, तहसीलदार हो, जज हो, चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, उन सब से क्योंकि सरकार देंगी मतलब कोई सरकार का खुद का पॉकेट तो है नहीं, कॉमन मैन का टैक्स पेयर का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल। बहुत क्लियर कर दिया। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क कॉमन मैन को समझना चाहिए। हुँ, अब आते हैं मुद्दे पे हुँ, कि देखो आदमी गुस्सा हो जाता है। बीच में क्या किया, वो एक एडवोकेट है क्या जो भी है, उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चप्पल फेंक दी गवई साहब, गलत किया। मेरा क्या कहना है, देखो मैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि गवई साहब ने क्या कहा और उसको गुस्सा क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ऐसा मान के चलिए कि गवई साहब ने कुछ गलती कर ली, की नहीं की वो अलग बात। किसी को लगा कि एक जज ने कुछ गलती की है, तो ये गलती हुई है मतलब अन्याय हुआ है ना, लॉ के, कानून के खिलाफ काम हुआ है। अब आपको कानून ने उसमें प्रोविजन दिया है ना, अगर फॉरगेट ये वाला इंसिडेंट छोड़ दीजिए, कोई भी एक जज है, अगर जज ने आपके साथ में बदतमीजी कर दिया, इंसल्ट कर दिया, गाली दे दिया, पैसा खा लिया, गलत आदेश दे दिया, हुँ, हुँ, तो हाँ, तो अभी आ, इसके लिए जज के ऊपर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ता है, क्योंकि हुँ, ये रूल ऑफ लॉ है ना। नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या, हर आदमी बोलेगा चलो मैं ही डिसीजन देता हूं और मैं ही ये करता हूं, तो इससे क्या होगा आगे चल के, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हो जाएगी। क्यों कि जो केओटिक पावरफुल, वातावरण बन जाएगा। हाँ फिर जो पावरफुल है वो ले लेगा। फॉर हुँ, एग्जाम्पल कि अगर हर आदमी बोलने लगा कि मैं ही न्याय करता हूं, तो अभी समझो आदित्य ठाकरे के पास में 100 गुंडे खड़े हैं, तो सतीश सल्यान जी उससे जाकर लड़ नहीं पाएंगे ना, न्याय नहीं ले हुँ, पाएंगे। तो नहीं लड़ इसकी, पाए ना, नहीं लड़ हाँ पाए, जब तक रहा हाँ सत्ता में सब कुछ क्लोज़ कर दिया। हाँ, तो फिर इसके लिए बेस्ट वे क्या है, आज उनको घुटनों पे किसने लाया, कोर्ट ने, लॉ ने लाया ना। लॉ पे और लाया। अब लॉ में भी और एक तरीका है, लॉ है, वार है, तो सामने वाले क्या करते हैं, जब हम लॉ के इसमें आते हैं तो वो उसमें करप्ट जजेस भी आ गए, वो हमको फिर डिरेल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हुँ, कि इनको उकसा दो, इनको डिस्करेज कर दो, इनको गुस्सा आ जाए, ये कुछ मामला कर दे तो फिर हुँ, अभी छोड़ दो, ये इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। तो ये जो चीजें होती है ना, तो हुँ, इससे आपको ये लड़ाई जीतनी अगर है न्याय की, हुँ, और ये देश में आपको आज बोलो, आने वाली पीढ़ियों को बोलो, आपको हुँ, अगर रूल ऑफ लॉ भी लाना है, आपका भला भी करना है, और जो भी बड़े-बड़े माफिया है हर फील्ड के, चाहे वो वकील माफिया हो, जज माफिया हो या और कोई भी हो, इनको अगर आपको रास्ते पे लाना है, इनको इनकी सही जगह दिखाना है, आपको थोड़ा संयम से और काम लेना अ, पड़ेगा। हाँ, और कंसंट्रेट, और रिजल्ट है। अभी देखो ये जो जितने केस लॉ है, आप लोग क्या कीजिए, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएंगे ना, या तो अपने रशीद खान पठान के ब्लॉग पढ़ेंगे, आपको सारे केस लॉ मिल जाएंगे। और तो केस लॉ कहां से बने, इसके पहले जो जज को सजा हुई उसी पे केस लॉ बना ना, पुलिस वाले को हुँ, सजा हुई उसी पे केस लॉ बना, हुँ, वकीलों को सजा हुई उसी पे केस लॉ बना। हुँ। तो आप लड़ना पड़ेगा। अगर वो लोग यही सोच के रह जाते अरे अभी कुछ तक नहीं होगा, नीलेष जी, सुनिए, अभी तक एक मिथ है कि जज जो हैं वो
उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है और उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। कोई अदालत में कैसे जाएगा, चर्चा करने पर कंटेम्प्ट हो जाएगी, इस तरह का एक माहौल बना। और पिछले आजादी से 77 वर्षों के बाद भी ये माहौल बना हुआ है बहुत जबरदस्त। जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने एग्जाम्पल दिया कि महज 2 दशक हुए थे आजाद हुए भारत को, जब 1973 में ये वर्डिक्ट आया, लैंडमार्क वर्डिक्ट आया केशवानंद भारती का जजमेंट। और तब उन्होंने कैसे कहा कि इतना रिमार्केबल जो जजमेंट था, उससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की और रूल ऑफ लॉ की मैच्योरिटी झलक रही थी और कोर्ट की अदालत की मैच्योरिटी झलक रही थी। ये दिखाया कि इतना नहीं सुने एक युवा देश में इस तरह का रूल ऑफ लॉ के बारे में हो रही है बात। हाँ सुने सुने तो मैं अभी क्या कह रहा हूं कि कॉमन मैन के लिए अभी बहुत अच्छा माहौल है कि इस विचार वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं। हम्म अभी उन्होंने कह दिया हम्म जजों की बौद्धिक बेईमानी करप्शन कैरेक्टर में एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। अमेंडमेंट भी नहीं चलेगा। हाँ, हो गया। अब दूसरी बात एक सुनिए, अभी आपको करप्ट जज पे कार्रवाई करनी है, आपको हम्म करप्ट अधिकारी पे कार्रवाई करनी है, आपको आपकी करप्ट डिसऑनेस्ट वकीलों पे कार्रवाई करनी है, आपको आपकी लड़ाई जीतनी है। हम्म तो कुछ कुछ प्रिंसिपल पहले मैं बताता हूं, आप वो सुन लीजिए। हम्म पहली चीज, हम्म जरूरी नहीं कि जो जज आपके खिलाफ जजमेंट है मतलब वो करप्ट है। हाँ, जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है। तो नहीं। आप थोड़ा सा ना किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट देने से पहले पहले इस बात का विचार कर ले कि जज ने दिया हुआ जजमेंट कानूनी तौर पे सही है, उसकी इनोसेंट मिस्टेक है। देखो, जिसने गलतियां नहीं की आज तक वो पैदा नहीं हुआ। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा, द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज येट टू बॉर्न। हो गया। हम्म तो इंसान है, गलती हो सकती है। तो हम्म अच्छे जजेस की गलती माफ भी रहती है, क्योंकि कभी कभी लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ता है। अभी एक मैटर हुआ, एक हाई कोर्ट जज की बहुत ब्लंडर गलती थी, लेकिन हमने इंडियन बार ने बैठ के डिस्कशन किया कि नहीं, ये जज बाकी समाज के लिए बहुत अच्छा है, तो इसकी हम्म कंप्लेंट नहीं करने की। हम्म हाँ, एक बार हो गई जो गलती, तो फिर उसमें क्या करो, तो ठीक है, हम्म एक लेटर भेज दीजिए कि ये आपसे हो गया है, आप प्लीज जरा अगले बार से ख्याल रखिए। ये लेटर उनके हायर अथॉरिटी को एक बार भेज दीजिए। तो ये जो चीजें रहती है ना, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। हम्म अब रहा दूसरा, एक है बहुत कुछ कुछ डिसऑनेस्ट भी है, और ऊपर से उनको लगता है हमारा सेटिंग है, यहाँ से ऊपर तक सेटिंग है। और मतलब जैसा कि इसमें पकड़ा गया था कलिको पुल के सुसाइड केस नोट में। में। हाँ, हम्म तो सुसाइड नोट में लिखा है, जस्टिस जेएस खेर का बेटा दूसरे जज का भाई, कोई एक 77 करोड़ मांग रहा है, एक वो मांग रहा है, कपिल सिब्बल 4 करोड़ ले रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, वकील के बारे में सुसाइड नोट में लिखा सीएम ने। हो गया। और ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। और ये कोई मुख्यमंत्री वो आम भी आदमी नहीं बोल रहा है। और एक एक कांग्रेस का। राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है। हाँ, और एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। नहीं नहीं, और सुने, नहीं, इनके ये जो लेफ्ट इको सिस्टम के नजर में दूसरे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होते, ये इनका ही हाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बोल रहा है। हाँ, इनके ही कांग्रेस का हाँ, मुख्यमंत्री, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और सुसाइड नोट में मतलब बहुत सीरियस बात, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, सुसाइड नोट, डाइंग डिक्लेरेशन, ये मतलब फाइनल उसको माना जाएगा जब तक काउंटर प्रूव नहीं होता। तो ठीक है, हम्म हो गया, हमने आते हैं उस पे। अब इस तरह के कुछ, वो केस तो आया ही नहीं, उस केस को उसकी सुनवाई भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ना। अरे एफआईआर भी नहीं हुआ, हाँ समझे क्या? और कोई हाँ जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ना जुडिशरी के पास है ना सरकार के पास है। ठीक है, आते आते उस पे आते। तो जो अब कॉमन, निर्लज्जता देखिए ये जो जुडिशरी का। अब दर्शक देखिए, एक मुख्यमंत्री सुसाइड कर लेते हैं, वो अपना सुसाइड नोट में डिटेल लिखते हैं कि फलाने चीफ जस्टिस के बेटे ने हमसे ये पैसा मांगा, फलाने वकील ने मांगा, फलाने ने मांगा, क्या क्या लिखा। उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी प्रोसीड नहीं हुई। वाह। हाँ, अब वही तो वो- पता नहीं अब जस्टिस सूर्यकांत जी इसको सुधार पाएंगे कि नहीं पाएंगे।
नहीं नहीं यार, शुरुआत तो हो गई ना, तो मैं यही तो बता रहा हूँ। तो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने सपोर्ट करना चाहिए ना। तो अभी सुधार लाना कैसा है? अभी ऐसे कुछ एरोगेंट जज है, अभी एक मान के चलिए कि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, न्यायपालिका में भी बढ़ चुका है, हो गया। भ्रष्टाचार के साथ में एरोगेंस भी आ गया है। बाद में क्या हो रहा है, मतलब नहीं नहीं, हम तो करप्शन करेंगे, हमारे खिलाफ तुम बोलोगे तो हम तुमको कंटेम्प्ट की नोटिस दोगे। तो हमने कहा ठीक है, दो नोटिस, तुम्हारे घर का थोड़ी कानून है। तो और यहाँ डरने वाला कौन है? आप ऐसे लोग हैं अपने, वो बोले हाँ ठीक है ना, पहली चीज लॉ में आप हमको सजा दे नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है करप्ट जजेस को एक्सपोज करो, ये तुम्हारा ही आदेश है, और जो एक्सपोज करेगा उस पर कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, और जो कंटेम्प्ट लगाएगा उसके ऊपर आईपीसी 211 में सजा का प्रावधान है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। हाँ, और 2 लाख रुपए कॉस्ट बैठाया था, वो जो दलाल वकीलों का संगठन था ना, इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, उस पे 2 लाख रुपए कॉस्ट बैठा है। बोले वो सच बोल रहे हैं और आप बोल रहे हो उसको कंटेम्प्ट लगाओ, तो सिर्फ वो जज की चापलूसी करने के लिए। तो ये जो है ना, ये कॉमन मैन को लापता नहीं है। और दूसरी चीज, कई वकील बोलते जाने दो यार, हमारी प्रैक्टिस है, ज्यादा उसमें ध्यान देते नहीं, पढ़ते नहीं, जाने दो, अपनी रोजी रोटी चल रही है। और जो बड़े हैं, दलाल है, उनको वो साला अपना तो काम करप्शन पे ही चल रहा है, तो हम काय को कंप्लेंट करेंगे। तो ये ऐसा, ये सब नेक्सस थोड़ा सा चलते रहता है। अब क्या है, प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। सूर्यकांत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा, ये देखो सिर्फ बातें करके नहीं होगा, बोले एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बना दो। अरे जब लॉ ही क्लियर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऐसा है, जैसा देखो अर्नेश कुमार का जो जजमेंट दिया, वो एक्चुअली जजेस को सैल्यूट, जिन्होंने लॉ सेट किया। उन्होंने कह दिया कि 498 है, ये है 7 साल की सजा वाले, ये सारे मैटर में नोटिस देके इन्वेस्टिगेट करो, अरेस्ट करने की जरूरत क्या है? अब आप एक गौर करो, सिद्धाराम मेहता का एक केस था, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री थे, केस काय का, मर्डर का, उसमें जमानत देने की थी, मर्डर के अक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल देने की थी। सुन लीजिए अभी आप, अभी आपको झटका लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिखता है, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनो, बाद में मैग्ना कार्टा, बाद में ये, बाद में वो, कनाडा, अमेरिका, ये सब सब लिख के उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। सुनिए, हो गया, एक वर्ड नहीं है कि इसके खिलाफ आरोप क्या है और ये कैसा इसमें मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, कोई बात नहीं, दे दिया। उसमें गाइडलाइन क्यों नहीं बना? इसमें खाली जार्गन्स दे दिया, मैग्ना कार्टा और ये वो, पूरा देश दुनिया को घुमा दिया। कोई बात नहीं, वो जजमेंट, वो ये नहीं माना जा सकता कि पूरे समाज की हित का। वो जजमेंट क्या माना जाता है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के फायदे का। जजमेंट किसको बोलते हैं, जो कॉमन मैन की नजर और देश में क्रांति ला सकता है, कॉमन मैन का भला कर सकता है और लॉ सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकता है, वो जजमेंट है अर्नेश कुमार का। उन्होंने कहा, ये देश में आज के बाद कोई भी मैटर में पुलिस अगर कॉमन मैन को अरेस्ट करेंगी 7 साल तक की सजा वाले मैटर में, नोटिस देकर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी, तो पुलिस वाला आरोपी, वो जज ने इंक्वायरी करने की कंप्लायंस हुआ कि नहीं, जज ने नहीं किया तो जज आरोपी कंटेम्प्ट का। ये जो कानून बनता है ना, इसको कहते हैं सही सुप्रीम कोर्ट, इसको कहते हैं सही न्याय, ये है सही संविधान के रक्षक। तो ऐसे जजेस, विषय का गाइडलाइन, एक महिलाओं का अत्याचार का एक विषय है, उन्होंने पूरे देश के लिए कानून बना दिया, सारे महिलाओं को बेनिफिट मिला। मतलब आपने ये कहा कि जैसे जैसे ही मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि भाई आप ये जो हमने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय से लार्जर इंटरेस्ट जो है वो कॉमन मैन को प्रभावित कर रहा है कि नहीं? यस यस,
तो ये जब अभी कैसा है, अभी इन्होंने देश का टोन सेट कर दिया। जो पॉइंट पे कोई अभी क्या रहता है, ये डिस्क्रिशन क्यों रखते हैं? ये करप्ट जजेस क्या करते हैं मालूम है क्या? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अभी एक लॉ अगर पूरा क्लियर है तो जज को पैसे खाने कहां से मिलेगा? प्रॉब्लम वो है ना। और ये भ्रष्ट जजेस को हम तुम्हारे घर पे तो नहीं गए थे आपको बुलाने के लिए, आप आके यहाँ पर जॉब करो करके, आपने नहीं तो फिर अप्लाई किया। आपने जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि फिर उस जजमेंट में जो बेल दिया मर्डरर को, तो उसमें हाँ। केस क्या, आरोप क्या है, ये का जिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं, और बेसिक लॉ है सारे देश में, बेसिक लॉ सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, कि आपको पहले ये देखना है कि उसके खिलाफ आरोप क्या है, इसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। कल दाऊद इब्राहिम आएगा, वो बोलेगा मुझे बेल दे दो, तो ऐसा थोड़ी चलने वाला है। तो इस तरह का जजमेंट लिखने वाले को एक तो स्पष्ट है कि वो पैसा ले लिया है, खा गया है, कुछ ना कुछ जरूर हो गया है। दूसरी बात, इस तरह का जो जजमेंट लिख रहे हैं तो वायलेशन ऑफ लॉ है ना, उनके है खिलाफ ना। तो मुकदमा बनता है। तो आईपीसी 218 में भी बनता है, 219 में भी बनता है, 166 में भी बनता है। बीएनएस की भी प्रोविजन है ना उसमें। और सुनिए, अभी कभी कभी क्या होता है, कुछ करप्ट जज क्या करते हैं, जुडिशियरी जो उनको शपथ देकर वहां बैठाया गया है टू अपहोल्ड द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कानून का पालन करना है, संविधान का पालन करना है, और यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। आप सिटीजन के फंडामेंटल राइट की लिस्ट इतनी बड़ी है, राइट टू जस्टिस भी फंडामेंटल राइट है ना। तो अभी सतीश सालन के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी सारे जजेस की है। अब हाँ, अब अगर सपोज एक आधा जज उनके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन नहीं करता है और उस मशीनरी को सैलरी सरकार की ले रहा है, हेल्प बाकी उसको कर रहा है, तो अगर कभी एक केस में किसी जज ने मिसयूज कर दिया पावर आरोपी को बचाने के लिए, मैं आपको लेटेस्ट केस लॉ बताता हूं, अभी अपने ब्लॉग पे भी आया है। वो केस में क्या हुआ कि एक पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या करते हैं, सब सारा करप्शन वगैरह करके अपना फायदा, अपने फैमिली मेंबर का फायदा सब करने के लिए, और करप्शन करे 409, फिर मिस एप्रोप्रिएशन पब्लिक फंड का सेक्शन लगा, उसमें उम्र कैद की सजा है। अब वो 409 आईपीसी सेक्शन से उसको बचाने के लिए एक जज ने किया सेटलमेंट। अब उसमें बोली लगती है, फिर जैसा मामला, जैसा पार्टी, जैसा वकील, जैसा जज, वो हिसाब से पैसे खाए जा रहे। तो उसमें क्या हो गया, अभी हाईकोर्ट ने बहुत कड़ा रुख लिया, तो इन्होंने क्या किया, फिर अभी उसको बचाने का कैसा आरोपी अधिकारी को, तो फिर आपने जॉनी एलएलबी देखा है ना। हाँ हाँ हाँ, पार्ट 2। तो उसमें कैसा, वो अन्नू कपूर रहता है, उसके पास वो पुलिस ऑफिसर आरोपी पहुंच जाता है, तो बोलता है अच्छा, बोले फीका आपको मेरा अटर्नी बता देगा। तो अटर्नी उसको बताता, फिर बोले क्या, अगर आपको सिर्फ मैटर लंबा चलाना है आपके खिलाफ का, तो बोले ये 25 लाख रुपए। बोले आपको ये करना है तो इतने लाख रुपए, पूरा केस का जिम्मेदारी, और आपको लास्ट में एक्विटल तक का तो 50 लाख रुपए। तो कौन सा जो जिसकी एडवांस जमा करेंगे वो प्लान आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो बोलता पुलिस ऑफिसर 50 लाख रुपए दे देता फी। तो सुनिए, तो यहाँ पर कैसा है, फिर इनकी बोली चलती होंगी, ऐसे पकड़े भी गए हैं ना जजेस। आपका दिल्ली के हाईकोर्ट जज 13 दिन का पुलिस कस्टडी हुआ था, हाईकोर्ट जज समित मुखर्जी ऑर्डर पास करने के लिए वुमन एंड वाइन, क्या जापानी रशियन समोसा, जापानी रशियन लड़कियां लगती थी उनको, और पैसा लगता था। हाँ, तो जस्टिस मीडिया साहब का अच्छा इंटरव्यू है इस बात पे। तो हो गया, तो फिर वो केस में क्या हुआ कि बोले एक काम करता हूं, सिर्फ बेल की क्या बात कर रहे हो, मैं आपको वो केस से ही बरी कर देता शुरू में। बोले ठीक है, फिर क्या किया, 409 का जो सेक्शन है, बोले इसमें 409 लगता ही नहीं, 406 लगता है। अब 6 लगता है तो 6 में सजा कम, 3 साल की, फिर बेल मिल जाती है आसानी से। तो तो हाईकोर्ट ने चोरी पकड़ लिया। हाईकोर्ट ने
उसकी बेल तो कैंसिल किया आरोपी की, और ऑर्डर में लिखा या ऑर्डर की कॉपी चीफ जस्टिस के सामने रखी जाए, वो जज ने आरोपी को मदद करने के लिए सेक्शन कम लगाया है, उस पर कार्रवाई जरूरी है। एक दूसरा बताता हूं मैं आपको, जस्टिस पार्डीवाला साहब है, आगे चल के वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले। उन्होंने आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का पकड़ा, बोला ये लेवल है हाईकोर्ट जज की, इसको बेसिक लॉ समझता नहीं है। ऑर्डर में लिखा और वहां के चीफ जस्टिस को ऑर्डर किया, इसको कभी क्रिमिनल असाइनमेंट देना नहीं। ये इस तरह से ऑर्डर लिख रहा है, बहुत ही एकदम हिस्टोरिक और बोल्ड जजमेंट था। तो ये जो है ना, ये जज जितना अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ साहब है, जस्टिस वराले साहब है, जस्टिस अपने ये है, अपने क्या नाम है, तो दीपांकर दत्ता साहब है, इन्होंने 2-3 इतने बढ़िया जजमेंट दिए है। इन्होंने कहा कि जो लॉ के खिलाफ जाके जज ऑर्डर देगा वो अपनी शपथ का भंग करेगा। बाद में दूसरा लिखा कि ये ना, ये डिसऑनेस्टी, यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस पे स्ट्रिक्चर पास किया जस्टिस विक्रमनाथ जी ने, अभी लेटेस्ट जजमेंट पिछले महीने में, कहा कि ये डिसऑनेस्टी यहाँ नहीं चलने वाली, आपको कोई केस लॉ अगर दिया जाता है सिर्फ 4 बातें लेने की, घुमा देने का, नहीं ये लागू नहीं पड़ता, ऐसा नहीं चलेगा, पूरा डिटेल लिख कर आप एक करो। तो ये ऐसा करके अच्छे जजेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के टोन सेट कर रहे हैं। हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के अमित बोरकर साहब ने भी एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, और आपके कई जो व्यूअर थे वो सवाल पूछ रहे थे, उनके लिए बहुत काम का जजमेंट है कि ये सारे लॉ आपको तहसीलदार है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, पुलिस है, तो इनके सबके लिए लागू होता है। आप हरीश अरोरा का 2025 का जस्टिस अमित बोरकर साहब का जजमेंट देख लीजिए, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत क्लियर किया, कानून के हिसाब से तुमको काम करना है हर अधिकारी को, और अगर नहीं करते हैं, केस लॉ के खिलाफ जाके काम करते हो आप, ये सब लोग लीगल मैलिस के आरोपी है, और इनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन मतलब सस्पेंशन डिसमिसल की कार्रवाई होना जरूरी है, और कार्रवाई करो और रिपोर्ट कोर्ट में लाके सबमिट करो। तो तो इसका मतलब ये हो गया नीलेश जी कि दिशा और सुशांत के केस में भी मामला एकदम स्पष्ट हो गया, और जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो टोन सेट किया है वो सीधा उसी तरफ जा रहा है मामला। दूसरा, जो आपके मामले में जो आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, इसमें भी मेरे ख्याल से ये जो मेरे लर्नेड 5 जजों की बेंच है, वो निश्चित रूप से आज के शो को देखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको इस बात पर अमल करेंगे कि भाई ये ऐसा नहीं होता है, नोबडी इज अबव द लॉ, ये सेट है, और अगर केस लॉ है, कानून है, तो कानून के साथ ही आपको पालन करना है। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने किसी के बारे में कोई विथ रिकॉर्ड, विथ सबूत पेश किया है, तो अननेसेसरी उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाएंगे। तो और कुछ कहना है? हाँ, अभी देखिए, कॉमन मैन के लिए अपना तो केस भगवान की दया से वी आर कैपेबल, और उन सभी नागरिकों का, उन सभी एसएसआर वॉरियर्स का, उन सभी वकीलों का, सभी बार एसोसिएशन का, सबका धन्यवाद जिन्होंने ये 5 जज के कंटेम्प्ट के मैटर में हमको सपोर्ट किया, और उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ में हैं, कुछ भी हो जाए तो हम सब उनके आभारी है। तो अभी आते हम मुद्दे पे, कौन से, कॉमन मैन के, 2 मिनट में और कंक्लूड करते हैं। कॉमन मैन पहले ये सोच ले, आपको अगर आपका भला चाहिए ना, तो आपको दूसरे का भला सोचना पड़ेगा, उसके बगैर आपका भला नहीं होगा। उसके लिए मार्टिन ल्यूथर किंग का एक वर्ड ख्याल में रखिए, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज दूसरे पे हो रहा अन्याय, आप शांत बैठोगे, कल बारी आपकी है। और आज अगर किसी एक पे अन्याय हो रहा है, आप उसको अन्याय के विरोध में, पीड़ित के फेवर में थोड़ा सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएंगे, तो उससे उस पीड़ित को न्याय मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, और आपकी आने वाली जनरेशन, आप पे होने वाला अन्याय रुक जाएगा।
और फिर उसका इसका कौन रिपल इफेक्ट होगा, फिर कहीं अन्याय जो बढ़ने की सिचुएशन होती है वो बंद हो जाएगी। तो आप ये ख्याल में रखिए। और एक बहुत मेरा बेसिक प्रिंसिपल है, मेरे हर बुक पे लिखा होता है, टैग लाइन एकदम, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। हाँ, कौन सही है ये मत देखिए, क्या सही है ये देखिए। तो यहाँ होता क्या है, ये लेफ्ट इको सिस्टम वगैरह वाले जो है ना, और कुछ लोगों को ये राजनेता के ने क्या उनके दिमाग में डाल के रखा है, और ये खास करके ये इनकी कल्चर ज्यादा है कांग्रेस की। पीड़ित कौन है, उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, वो देखकर ही आवाज उठाएंगे हम। हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें हमको पॉलिटिकल मालूम, बाकी वाले में चुप। बाकी दिशा वाले में सालियान, दिशा सालियान पे अन्याय हुआ, भले ही वो बैकवर्ड कम्युनिटी की फैमिली है, वो महिला है, नहीं इसमें वो है ना, आदित्य का नाम ठाकरे है का देखो गैंग हाथ है, क्या। चुप हो जाओ। हाँ, और बाकी ये कुछ खास लोग दिखेंगे जिसमें राजनीति हो सकती है, वोट बैंक, पब्लिक को मैनिपुलेट, तो उसमें ही आवाज उस उठाते मुद्दे को ये। उठा लेना है। तो देखिए, उनको राजनीति करना है, उनको करने दीजिए। हर एक को अपना अपना हक है, अपनी राजनीति करना है, करे। कॉमन मैन क्या सोचे, जिस पे अन्याय हुआ, अभी मुझे इतना बताइए, आप 10 लोग बैठे हुए बाहर, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो आप लोग क्या उसकी कास्ट और धर्म देखकर क्या सोचेंगे कि वो बेचारे को, उस बच्चे को बचाना है नहीं बचाना है? इंसान है जो सीधा भागेंगे ना कि कौन है भाई। तो ये ह्यूमैनिटी अगर रहेंगी ना, तो फिर क्या होगा, कल चल के आपकी फैमिली के किसी रिश्तेदार को कुछ होता है तो आपको भी वैसे ही मदद मिलेंगी। तो आप इस मेंटालिटी से बाहर आ जाइए। आप क्या कीजिए, दो ही धर्म है, एक अन्याय करने वाला और एक बेचारा पीड़ित। बस ये धर्म का पालन करोगे ना आप, तो जैसा ये तो धर्म तत्व, जहां धर्म वही विजय, तो ये धर्म का जो पालन करेगा वही विजय होगा, इस दुनिया में भी और लाइफ ऊपर में भी जाएंगे भगवान के पास, हमको जवाब देना लाइफ आफ्टर डेथ। सब जगह सफल इसी में हो सकते हैं, आप आजमा कर देख लेना। और तो जस्टिस आपको सूर्यकांत ने जो कैरेक्टर की बात कही है, इसी थ्रेड को वो हाईलाइट कर रहे हैं, इसी वैल्यू को, इसी इथॉस को, इसी एथिक्स को। हाँ, और कॉमन मैन क्या करना शुरू करे, सूर्यकांत जी साहब ने जो अच्छी बात बोली उसका बिल्कुल एप्रिशिएट कीजिए। देश भर से लोगों ने उनको धन्यवाद भेजना चाहिए, ईमेल भेजिए, लेटर भेजिए, अच्छे लोगों को इनकरेज कीजिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ये कहना नहीं है कि बस मैं कह रहा हूं करके आप ब्लाइंडली फॉलो करो। आप भी देखिए ना, अगर आपको एक आधा विषय लगता है कि सूर्यकांत जी साहब का यहाँ सुधार की जरूरत है, वहां भी आप अच्छे लैंग्वेज में भेजिए उनको कि साहब हम आपका बहुत आदर करते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा आप और ऐसा व्यू लेते तो और बेटर होता है, ऐसा भेजिए ना लेटर आप। राइट। हाँ, एक दूसरी चीज, उसके अलावा जो गलत दिख जाए उसके खिलाफ या आप आगे आइए। आपको जितना आपकी क्या है, जरूरी नहीं है कि जाकर एकदम भिड़ जाओ। मतलब वो एक एरिया है, वहां पर 15 जज है, वो 15 में से 10 करप्ट है। 100 वकील है, उसमें से 80 वकील करप्ट है। वहां जाकर तुम चिल्लाओगे तो तुमको वैसे ही निपटाने वाले हो। तो उसके लिए पहले माहौल बनाओ, ये करो, और तुम्हारा फाउंडेशन मौजूद, तब जाओ, भिड़ो, उसको लड़ो। इसको अगर सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो एक इस्लामिक हदीस है कि आप बुराई को रोको तो कैसा रोको, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोको। तो बोले कैपेसिटी के हिसाब से कैसे, हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम मुंह से बुरा बोलो, और मुंह से बुरा नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम दिल में बुरा बोलो। लेकिन बुराई का साथ मत दो कि भाई ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे रिलीजन का है, ये मेरे पार्टी का है, इसने अन्याय, मतलब अगर किसी एक लड़की पे अन्याय हुआ, उस पे रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, तो वो लोग नीच और राक्षस की श्रेणी में आते हैं, जो कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी ये सब देख के उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, अपना आदमी है, किया तो क्या हो गया। तो ये लोग, ये कहां से इंसान है, ये कहां से मतलब ह्यूमन की डेफिनेशन में आते हैं क्या लोग। तो बस ये मेंटेलिटी सुधरना शुरू हो जाएंगी ना, तो ये करप्ट जजेस की और ये पापी लोगों की ना दुकानदारी बंद होना शुरू हो जाएंगी। लाइट तो लग गया। आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक प्रकार से उन लोगों को भी कहा है, खाली जुडिशरी के लिए नहीं, कि जुडिशरी के जो एक रिफॉर्म और उसकी जो पॉलिसी उन्होंने नेशनल पॉलिसी वो डिफाइन कर रहे हैं,
अपने शब्दों में, खाली ये बात नहीं है बल्कि वो कॉमन मैन को भी कह रहे हैं कि जहां कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है उसको अगर टॉलरेट आप करते हैं तो आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पर न्याय को कुचला जा रहा है और फिर उसका रिपल इफेक्ट होगा और फिर पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो आपको भी चरित्रवान बनना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि दिशा सालियान के पिता भटक रहे हैं, उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है और कोर्ट में फुटबॉल चल रहा है और कहा जा रहा है वो एक से एक बहाने बना रहा है, टाइम पर टाइम ले रहा है और सभी लोग चुप रहेंगे क्योंकि उसमें एक बड़े नेता, बड़े मुख्यमंत्री, उसका कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसलिए कुछ नहीं बोला जा सकता है। एक गरीब बाप, एक गरीब पिता जो है वो न्याय के लिए भटक रहा है और सब लोग मौन रहेंगे तो क्या होगा? एक प्रकार से जस्टिस सूर्यकांत ने पूरे समाज को आंदोलित किया है। आप ये ऐसा लगता है आपको? यस, यस। अरे भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पद नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी पद नहीं है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। यस, हाँ। और उनके और एक-एक उनका वर्ड, एक-एक बयान बहुत जिम्मेदारी भरा बयान है। यस, उनके पास में जो अ ड्रॉप ऑफ इंक मेक्स मिलियंस टू थिंक, उनका पास में वो कलम है, वो एक आदेश से देश में कई क्रांति ला सकते हैं। और क्रांति मतलब जरूरी थोड़ी कि आपको लड़ाई करना है। एक ऑर्डर में लिख दो ये कानून रहेगा, उससे उससे भी क्रांति आएगी ना। बस तो बिल्कुल हाँ, जरूरी नहीं है कि बस तो पावर कम्स विद द बैरल ऑफ गन। और ये और जो हमको फिलोसफी है नहीं है, बैरल कम्स विद द बॉल पॉइंट, हाँ, है अ ना? ड्रॉप स्याही ऑफ से इंक मेक्स मिलियंस टू थिंक्स, ड्रॉप बस। ड्रॉप ऑफ इंक। हाँ, यस। तो बस वो यही अपेक्षा और हमको आशा है कि सूर्यकांत जी बहुत इसमें बहुत अच्छे बदलाव लाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नस पकड़ी है ना, वो काबिले हाँ। तारीफ है। आज तक इस पॉइंट पर किसी ने ना सोचा था ना बोला था। जजमेंट्स थे, लेकिन वो जजमेंट भी थोड़े बिखरे हुए थे, इन्होंने एक जगह ला लिया उसको। अभी एक ऐसा भी और आएगी क्रांति। और कोई चीज बाकी रह गई हो? बस अभी सारे समाज मिलकर थोड़ा सा हाँ। खुद का स्वार्थ बाजू में रख के, कभी-कभी थोड़ा खुद को भी सहना पड़ता है। तो वो करके समाज के हित में आप लार्जर इंटरेस्ट में सोचे, लेस ऑफ मी, मोर ऑफ वी। मेरा कम, हमारा ज्यादा, देश का ज्यादा, समाज का ज्यादा, ये सोच के अगर आगे बढ़े और ये हिंदू मुस्लिम ये वो कांग्रेस बीजेपी वो वाला विषय बाजू में रखिए, इंसान, न्याय, इस पे आप जितना आगे बढ़ेंगे ना, उतना आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। लास्ट में मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आप सबको, हम सब के लिए एक फ्रेमवर्क तो बना दिया है कि कैरेक्टर में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना है, आपकी इंटीग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण है, ईमानदारी के साथ सत्य और न्याय इस दोनों का पालन करते हुए आपको बढ़ना है, तभी रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा और गवर्नेंस ठीक से काम करेगा, समाज और देश आगे बढ़ पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं वो जरूर इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख रहे होंगे और आने वाले दिनों में जो सुनवाई होने वाली है, दिशा की नहीं और भी कई जो सुनवाई होने वाली है, वो नई दिशा पकड़ेगी जो न्याय के रास्ते पर जा रही है और सत्य के रास्ते पर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।